हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्त के बारे में। आपने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी आकृतियां देखी होंगी जो कि गोलाकार होती है, जिनका गोल पथ होता है। ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं वृत्ताकार आकृति। ठीक है, इसके जैसे उदाहरण हम देखें तो पहिया, घड़ी, चूड़ी, सिक्का, ये सब ऐसी आकृतियां हैं जो कि क्या है, वृत्ताकार आकृति है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो वृत्ताकार आकृतियां ठीक है, ऐसी आकृतियां जिसका सिरा गोल होता है। जिसका सिरा गोल पथ होता है। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी आकृतियां दिख जाएंगी। उनमें से कुछ आकृतियां हैं चूड़ी, पहिया, सिक्का आदि। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा वृत्ताकार आकृतियां। अब हम पढ़ते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता। ठीक है, अगर हम इसको समझें तो मान लीजिए कोई बिंदु है। ठीक है, स्थिर बिंदु है, यानी कि ये यहीं पे स्थित रहेगा। ठीक है, और इस बिंदु से एक स्थिर दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं का क्या है, समूह है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा वृत्त। और ये जो स्थिर बिंदु है और ये होगी इसकी स्थिर दूरी। ठीक है, जो कि क्या होगी, हर जगह बराबर होगी, चाहे हम यहां से नापे, यहां से नापे या यहां से नापे। ठीक है, तो इसी स्थिर बिंदु को हम क्या बोलते हैं, केंद्र। ये स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, हमारा केंद्र। मान लीजिए इसको नाम दे दिया O। ठीक है, और इसको नाम दे दिया A। तो केंद्र क्या हो जाएगा, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, केंद्र क्या है, बिंदु O। वृत्त का केंद्र है। ठीक है ना, कोई भी स्थिर बिंदु जो कि कहाँ होगा, वृत्त के मध्य में होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब है त्रिज्या। त्रिज्या हमारी जो ये स्थिर दूरी है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी जो हर जगह क्या है, बराबर है, वो क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो वृत्त के केंद्र से जो कि ये वृत्त का केंद्र है से स्थिर दूरी
को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और अगर हम यहां देखें तो इस वृत्त में हमारी त्रिज्या कौन सी है? ओ ए। तो ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो केंद्र क्या हो गया? स्थिर बिंदु हमारा क्या कहलाता है? केंद्र। और स्थिर दूरी हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या। अब क्या एक वृत्त में सिर्फ एक स्थिर दूरी होगी? नहीं, हमें पता है कि हर बिंदु की दूरी क्या होगी? केंद्र से बराबर होगी। तो एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्या, अनगिनत त्रिज्याएं होती है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से स्थिर दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं। अब हम पढ़ते हैं जीवा के बारे में। जीवा, मान लीजिए ये कोई वृत्त है। ठीक है, इसका केंद्र क्या है? ओ है। और इस वृत्त पे दो बिंदु हैं, एक बिंदु का ए है और एक बिंदु है बी। ठीक है, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, आप चाहे तो इसे पी और क्यू नाम भी दे सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दें, मिला दे, तो जो ये रेखा बनती है इसे कहते हैं जीवा। तो जीवा हमारी क्या है? जीवा वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे वृत्त पर स्थित होते हैं। ठीक है ना, अगर हम यहां देखें तो ए भी वृत्त पे है और बी भी वृत्त पे, तो ये हमारी क्या कहलाती है? जीवा। ठीक है, और एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं होती है, जैसे बहुत सारी अनगिनत त्रिज्याएं होती है, वैसे ही अनगिनत जीवा भी होती है। अब व्यास, व्यास जो हमारा व्यास होता है, व्यास भी हमारी एक जीवा होती है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप की जीवा होती है जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो व्यास क्या है हमारी? व्यास वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं इसी में लिख लेती हूँ, अगर ए बी जीवा है तो ये भी क्या है? पी क्यू भी क्या है? एक जीवा है, लेकिन ये क्या है? वृत्त के केंद्र से, यानी कि ओ से होके गुजर रही है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है? व्यास। ठीक है, तो व्यास क्या है? व्यास एक स्पेशल तरह की जीवा है जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। व्यास में आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली, व्यास जो होती है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है ना, यानी कि जो ये हमारा व्यास होता है ये सबसे लंबी जीवा होती है। दूसरा, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। यानी कि अगर त्रिज्या 5 है तो व्यास क्या होगी? 10 होगी। और दूसरा, जो व्यास है वो सबसे बड़ी होगी वृत्त में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चाप, जिसको हम आर्क भी कहते हैं। अब हम वृत्त के दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। मान लीजिए ये एक वृत्त है और उस पे कोई दो बिंदु है P और Q। ठीक है, अब
ये जो P और Q है ये वाला भाग बना रहे हैं इसके बीच में, इस भाग को कहते हैं चाप। क्या कहते हैं इसे? चाप। अब अगर हम इसे गौर से देखें तो खाली क्या ये यही वाला भाग है दो बिंदुओं के बीच में? नहीं, ये वाला भाग भी हमारा क्या है? दो बिंदुओं के बीच का भाग है। ठीक है। अब यानी कि एक वृत्त में कितनी चाप है? दो चाप है। अब ये जो चाप है ये छोटी है और ये चाप क्या है? बड़ी है। तो इस वजह से इसको कहते हैं लघु चाप और इसे कहते हैं, इस वाली चाप को कहते हैं दीर्घ चाप। ठीक है ना। एक वृत्त में कितनी चाप है? दो चाप है। छोटे वाले भाग में जो चाप बनती है उसे बोलते हैं लघु चाप और जो बड़े वाले भाग में बनती है उसे कहते हैं दीर्घ चाप। तो छोटे भाग में बनने वाली चाप लघु चाप कहलाती है। वैसे ही बड़े भाग में बनने वाली चाप दीर्घ चाप कहलाती है। ठीक है ना। तो एक वृत्त में दो चाप होती है, एक होती है लघु चाप जो कि छोटे हिस्से में बनती है वृत्त के, और एक होती है दीर्घ चाप जो कि वृत्त के बड़े भाग में बनती है। अब हम पढ़ते हैं वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड, ठीक है। से वृत्त के दो बिंदुओं के भाग को हम क्या कहते थे? बीच के भाग को चाप कहते हैं। वैसे ही जीवा तथा चाप के मध्य क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं। तो जीवा तथा चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे कि ये हमारा वृत्त है और उसमें दो बिंदु हैं P और Q। ठीक है। अब हमारे को क्या पता है? जीवा क्या होती है? दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा। ये हमारी क्या है? जीवा। अब जीवा तथा चाप ने जो क्षेत्र बनाया, मध्य क्षेत्र, यानी कि इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं हम? वृत्तखंड। यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो जगह है ये हमारी क्या कहलाएगी? वृत्तखंड। अब अगर हम इसमें देखें तो ये जो जीवा है वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो ये दोनों ही भाग हमारे क्या कहलाते हैं? वृत्तखंड। बस फर्क इतना है कि जो छोटा भाग है उसे हम क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा भाग है उसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो जैसे हमने लघु चाप और दीर्घ चाप की थी, वैसे ही जो ये वाला भाग है इसे कहते हैं हम लघु वृत्तखंड, और ये वाला जो भाग है जो जीवा ने बनाया इसे कहते हैं हम दीर्घ वृत्तखंड। तो इसको क्या कहते हैं हम? दीर्घ वृत्तखंड, इस क्षेत्र को। और ये जो छोटा क्षेत्र है इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है ना। तो दीर्घ चाप पर बने वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। उसी प्रकार से लघु चाप पर बने वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है ना।
ये हमारी लघु चाप थी, तो इस पे जो वृत्तखंड बना, इससे और जीवा से जो वृत्तखंड बना उसे हम क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। और ये वाली जीवा और इस वाली लघु चाप से जो वृत्तखंड बना उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। तो ये था दीर्घ चाप, लघु चाप यानी कि छोटे भाग पे, वैसे ही लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड हमारा होता है त्रिज्या और चाप से बनने वाला क्षेत्र। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखें तो केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या एवं चाप के बीच का क्षेत्र। ठीक है, मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और वृत्त पे दो बिंदु हैं P और Q। OP हमारी क्या है, एक त्रिज्या है, वैसे ही OQ भी हमारी क्या है, एक त्रिज्या है। ठीक है, और PQ क्या है, हमारी चाप है। PQ क्या है, हमारी दीर्घ चाप। अब त्रिज्या और चाप से बनने वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ये हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। अब अगर हम देखें वृत्त में भी दो त्रिज्यखंड होते हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब क्योंकि ये छोटी चाप पे बना है, यानी कि लघु चाप पे बना है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और ये बड़ी चाप पे बना है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है ना, जैसे हमने वृत्तखंड किया था और चाप किया था, वैसे ही त्रिज्यखंड भी है। तो लिख लेते हैं, दीर्घ चाप पर बना त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। और लघु चाप पर बना त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू।